ठीक है, ये जो दंड दंड प्रक्रिया संहिता है, जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं, ये न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में बताता है, और ये मूलतः क्या है, प्रक्रिया विधि है। ये 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 है, और इसके अधिनियमन की जो तारीख है वो है 25 जनवरी 1974। और इसकी जो उद्देशिका है वो है दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। तो भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में, ये भी कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में, याद रखिएगा, संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होता है। तो अध्याय 1 जो है वो प्रारंभिक है, इसका नाम, और धारा 1 जो है वो उपबंध करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। तो खंड जो सब सेक्शन 1 है वो बोलता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। सब सेक्शन 2 जो बोलता है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य जो है के सिवाय, ये अब हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से 2019 से। परंतु इस संहिता के जो अध्याय हैं, अध्याय 8, 10 और 11, कौन कौन से, 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न, ठीक है, नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। लेकिन क्या कर सकती है राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या उसके जनजाति क्षेत्र या उनके किसी भाग में ऐसे अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक उपांतरों के साथ सहित लागू कर सकती है, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। अब देखते हैं स्पष्टीकरण। तो इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन से ठीक पहले संविधान की 6ठ अनुसूची में, ठीक है, 6वीं अनुसूची में पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे, और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। सब सेक्शन 3 जो है वो ये बोलता है कि 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा, ठीक है। तो 1/4, ठीक है, 1974। तो ठीक है, इस दिन अप्रैल फूल मनाते हैं आप लोग, तो याद रख सकते हैं इसको। अब देखिए धारा 2 जो है वो परिभाषाओं के बारे में उपबंध करती है कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। तो जमानती अपराध 2A, जमानती अपराध क्या है, ऐसे अपराध अभिप्रेत हैं जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो जब आप सीआरपीसी में देखेंगे प्रथम अनुसूची को, तो उसमें लिखा हुआ है कि अपराध का वर्गीकरण में जमानती अपराध है कि अजमानती अपराध है। तो जमानती के रूप में दिखाया गया है पहली चीज, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। तो और कोई विधि होगी या प्रवर्तन में लागू रहेगी तो उसके अनुसार अगर उसको जमानती बताया गया है तो वो जमानती अपराध होगा। और अजमानती अपराध से कोई अन्य अभिप्रेत है। तो जहां पे नहीं बताया गया है जमानती अपराध, ठीक है, तो ऐसे अपराध क्या है, अजमानती होंगे, ये समझ सकते हैं। अब 2B देखें, 2B बोलता है आरोप। तो आरोप के अंतर्गत जब आरोप से एक या एक से अधिक शीर्षक हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष जो है वो आरोप कहलाएगा। 2C देखें, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसके लिए संज्ञेय मामला ऐसे मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो चीजें जो देखेंगे आप कि एक तो प्रथम अनुसूची में या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, ठीक है, पुलिस अधिकारी जो है वो बिना वारंट के जिस अपराध में गिरफ्तार कर सकता है उसको बोला जाएगा संज्ञेय अपराध। अब परिवाद देखें 2D में कि इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित कथन। तो परिवाद में आप याद रखेंगे, परिवाद जो है वो क्या हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। तो उनसे किया गया अभिकथन अभिप्रेत है किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। तो पुलिस रिपोर्ट को स्पष्टीकरण में बताया गया है कि कब पुलिस रिपोर्ट जो है, ठीक है, पुलिस का रिपोर्ट जो है वो परिवाद समझा जाता है। तो किसी ऐसे मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस
अधिकारी द्वारा किए गए रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी जब पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। ठीक है, तो असंज्ञेय अपराध के लिए है, यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए 2E में उच्च न्यायालय से क्या अभिप्रेत है। तो पहला देखेंगे कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय है ना। दूसरा क्या है, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसमें किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय। ठीक है, जैसे क्या है कि जैसे कोई संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है और कोई स्टेट है, तो इसका जो हाई कोर्ट होता है ना, उसी को ज्यूरिसडिक्शन दे दिया जाता है संघ राज्य क्षेत्र के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपीलों का सर्वोच्च न्यायालय, तो ये आपको क्या समझा जाएगा, उच्च न्यायालय समझा जाएगा। अब उसके बाद देखिए आप कि भारत क्या है, तो भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिन पर संहिता का विस्तार है, तो वो भारत राज्य क्षेत्र समझा जाएगा। जांच से क्या अभिप्रेत है कि विचारण से भिन्न, मतलब ये ट्रायल की जो कार्रवाई होगी ना उससे भिन्न होना चाहिए, ऐसी प्रत्येक जांच को इस संविधा के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाए, वो जांच होता है। अन्वेषण का क्या मतलब होता है, अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां आती हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता है, तो वो कार्यवाही जो है वो अन्वेषण कहलाएगी। अब न्यायिक कार्यवाहियां क्या होती हैं, तो न्यायिक कार्यवाहियां क्या होती हैं कि ऐसी कार्यवाहियां जिनके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है, न्यायिक कार्यवाहियां कहलाती हैं। किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता का तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे, से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई क्षेत्र समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता होती है, तो क्या होता है कि उस क्षेत्र का जो विचारण है वो ही स्थानीय न्यायालय अधिकारिता रखने वाला न्यायालय करता है। महानगर क्षेत्र से क्या बोलता है कि वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। अब देखें असंज्ञेय अपराध का, तो असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है। तो आपराधिक अपराधों के वर्गीकरण में आप पढ़ते हैं कि मामला असंज्ञेय है कि संज्ञेय है। ठीक है, तो अब देखिए अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित जो अधिसूचना प्रकाशित होती है उसको अधिसूचना कहा जाता है। अपराध से क्या बताता है कि अपराध से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो ये, और आईपीसी में जो अपराध की परिभाषा दी गई है वो, और ये आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से, तो अपराध के बारे में कभी भी आप चर्चा करते हैं तो आईपीसी और सीआरपीसी के इन धाराओं का उल्लेख किया जा सकता है। अब देखिए पुलिस का भार साधक अधिकारी तो ये क्या होता है, जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमार या अन्य कार्यों से कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसी अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर, ठीक है, तो कांस्टेबल से ऊपर रैंक का होना चाहिए, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी भार साधक अधिकारी हो सकता है पुलिस थाने का। अब देखिए स्थान से, स्थान जो है यहाँ पे, स्थान के अंतर्गत आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान, ये सभी आए। अगली धारा में देखते हैं कि किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में किया गया प्लीडर, तो प्लीडर शब्द भी याद रखिएगा आप। ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी विधिक कार्यवाही में करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया जा सकता है। तो न्यायालय अगर अनुमति देता है कि वो
कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, तो वो प्लीडर कहलाएगा। अब पुलिस रिपोर्ट देखिए। पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2, इसको नोट करके रखिएगा आप बहुत अच्छे से, के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। उसके बाद देखिए पुलिस थाना। तो पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतः या विशेषतया पुलिस थाना घोषित कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी आता है। विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। लोक अभियोजक से धारा 24 के अंतर्गत अधीन नियुक्ति इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूछता है अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत लोक अभियोजकों के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है, तो वो भी लोक अभियोजक समझा जाएगा। उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है, जो ब्लॉक देखते हैं आप लोग। समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है, जो वारंट मामला नहीं होता है। अब देखिए पीड़ित से क्या है, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी सम्मिलित है। ठीक है। वारंट मामले से ये चीज ध्यान में रखिएगा ना कि पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक व्यक्ति विधिक वारिस भी शामिल होता है। वारंट मामला से क्या है कि वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, देखिए यहाँ पे मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक, तो 2 ईयर से अधिक अवधि का कोई भी अगर दंड का व्यवस्था है, कारावास का व्यवस्था दिया गया है, तो वो दंडनीय है। अगर वो अपराध, तो वो वारंट मामला होगा। तो उन शब्दों में और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके इस संहिता में दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल नेक्स्ट देखते हैं हम, धारा 3 से देखेंगे। तो हेमंत सर मेरी तरफ से हो गया।